करते हैं हमारा पहला टॉपिक, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो कि लिखा है खुशवंत सिंह ने। बहुत ही प्यारा लेसन है भाई, बहुत ही प्यारा लेसन है। और ये जो लेसन है ये है एक खुशवंत सिंह की अपनी पर्सनल लाइफ, ऑटोबायोग्राफिकल लेसन है ये। अकाउंट ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि रियल स्टोरी है खुशवंत सिंह की अपनी दादी माँ के साथ जो बॉन्डिंग थी बेसिकली, उसमें बात करते हैं इस चैप्टर में। और साथ साथ ये खुशवंत सिंह के द्वारा एक ट्रिब्यूट है अपनी अम्मा जी को। ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि, एक श्रद्धांजलि दी उन्होंने अपनी अम्मा जी को इस स्टोरी के थ्रू आपको। तो स्टोरी है बेसिकली खुशवंत सिंह के बचपन की, जहां स्टार्टिंग विद चाइल्डहुड, जहां पर वो अपनी अम्मा के साथ रहा करते थे। देन वो सिटी मूव कर गए अपने मम्मी पापा के साथ, अम्मा के साथ मूव करके सिटी में, जहां पर एक डिफरेंट फेज आया इनकी बॉन्डिंग में। एंड देन फाइनली जब ये और बड़े हुए, यूनिवर्सिटी वगैरह गए, बाहर वगैरह गए, तो फिर कैसे इनकी जो अम्मा की और इनकी बॉन्डिंग थी वो चेंज होगी ओवर टाइम। बेसिक थीम है लेसन का कि जो बुजुर्ग होते हैं घर के और जो बच्चे होते हैं उनके बीच में जो इमोशनल बॉन्ड होता है, वन। दूसरा थीम है कैसे सर्टेन एज के बाद बुजुर्ग जो होते हैं घर के वो आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, राइट। और जो कि हमारे आपके घर में भी बहुत कॉमनली हमने देखा है, ठीक है। तो ये बेसिक थीम्स हैं इस लेसन के, और इनको पढ़ने के बाद द रीडर्स आर फोर्स्ड टू इवैल्यूएट देयर ओन रिलेशनशिप विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। हो सकता है इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसा रियलाइजेशन आए कि आपकी जो रिलेशनशिप या बॉन्डिंग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, दादा दादी माँ के साथ है, उसको आप दोबारा से असेस करें, उसके बारे में सोचे थोड़ा सा। उनको हो सकता है टाइम देना शुरू कर दें, आप उनके बारे में थोड़ा सा और सोचना शुरू कर दें, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, है ना। हम लोग वो जो सबसे क्रूशल खास लोग हैं जिनके साथ हमने बचपन में बहुत ही मजेदार फेज गुजारा है, दादा दादी हमारे, उनको भूल ही जाते हैं हम एक सर्टेन टाइम के बाद। हम बिजी हो जाते हैं लाइफ में, पढ़ाई वगैरह में, करियर वगैरह में। बट आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद शायद उसको याद करें। ये एक लविंग ट्रिब्यूट है फ्रॉम अ ग्रैंडसन टू हिज ग्रैंडमदर, वेयर ही रेमिनिसेस अबाउट द इमोशनल बॉन्ड ही शेयर्ड विद हर। एक इमोशनल बॉन्ड जो उसने शेयर करा अपनी दादी माँ के साथ, उसको याद करता है इसमें एक जो राइटर है खुशवंत सिंह, वो। ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी? मूविंग ऑन, चलिए अभी आपसे छोटा सा डिस्कशन भी करना है मुझे वैसे, बट एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, खुशवंत सिंह जो राइटर हैं इस लेसन के, वो एक बहुत ही बड़े राइटर रहे हैं हिंदुस्तान के, हमारे इंडिया के, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में भी वो शुरुआत से उन्होंने लिखा है, काफी सारी चीज लिखी है, बहुत मशहूर रहे हैं। और उनकी एक बहुत ही मशहूर नॉवल जिसका नाम था अ ट्रेन टू पाकिस्तान, वो नॉवल जिसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, वो बहुत ही पसंद की गई है थ्रू आउट इंडिया। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। पूरी स्टोरी उन्होंने बताई है कि कैसे पार्टीशन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हो उसके बाद क्या क्या उसकी पूरी डिटेल्स एक तरह से, और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आए लोगों के ऊपर, वो बेसिकली आपको इस चैप्टर में उन्होंने इस नॉवल के थ्रू बताया। बट जैसे इनकी एक्सपर्टीज है इमोशंस को बड़े अच्छे से प्रेजेंट करना, वो भी आप लोग इस चैप्टर के अंदर बखूबी दिखेगी। ठीक है, फाइन। अब मैं शुरू करना चाहूंगा इस लेसन को, और अगर आप लोग रेडी हैं अपनी पेन और नोटबुक के साथ, अपनी बुक अपने पास रखिएगा बच्चा पार्टी, तो मैं शुरू कर सकता हूं इस लेसन को। एक बार मुझे बताइए अगर आप लोग रेडी हैं तो। एक सेकेंड ना, ओके, राइट, ठीक है, ले लिया। अच्छा, एक चीज आप जरूर करिएगा, मैंने आपको बताया अपनी बुक लीजिएगा, उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मैं बताऊं वो जरूर लिखिएगा, साथ साथ मजा आएगा आपको, है ना। और आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जो कि जिनको लग रहा हो यार क्या हम एक बुजुर्ग औरत के बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हैं, कहानी। तो दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी अबाउट एन ओल्ड वुमन, लेडीज एंड जेंटलमैन। आप लोग को एक बात बताता हूं, ये कहानी है हर उस दादी माँ की। हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में कोई ना कोई दादी माँ रही होंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हों जिनकी दादी माँ जल्दी गुजर गई हों, दादू जल्दी जल्दी गुजर गए। अगर ऐसा है तो I'm so sorry, मैं आपके इस बारे में जिक्र कर रहा हूँ, आपको परेशानी दे रहा हूँ इसकी, बट आप चिंता ना करिए। हमारे जो दादी माँ है ना, आप ये सोच लीजिएगा कि मेरे दादी माँ के जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके हैं, ऐसे ही तो होता है ना, हम सबकी लाइफ कंप्लीट थोड़ी होती है। तो अगर ऐसा भी है तो भी ये एक ऐसी दादी माँ की कहानी है, और उन सारी दादी माओं की कहानी है जो कि रोज सुबह सुबह उठती हैं, बड़े दैट विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, बिना किसी चीज को रिटर्न मांगे, राइट। और उन सारे आई होप जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको अपने घर में किसी एक ऐसे मेंबर की याद आएगी, ऐसी बुजुर्ग अम्मा की, ऐसे बुजुर्ग दादू की, किसी की याद आएगी, बुजुर्ग इंसान की, जिनके साथ आपका बहुत ही बढ़िया बॉन्डिंग रहा है बचपन में, और हो सकता है ओवर टाइम कुछ किसी कारण से अब आप बहुत ज्यादा इंटरेक्ट ना कर पाते हो, ठीक है, बट आपको याद तो आएगी। ठीक है, चलो, मैं भी आप लोग, मैं खुद अपनी दादी माँ से बहुत अटैच होता हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स। ये एक बहुत ही मुश्किल चैप्टर है। कमाल की बात ये है कि 11th 12th 9th में भी हर एक
करिकुलम में पहला चैप्टर ही आप लोगों का ऐसा ऐड किया हुआ है, ये वाला जो कि आपके दादा दादी से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो एक बहुत ही मुश्किल सा चैप्टर मुझे लगता है पढ़ाना, बिकॉज मैं खुद अपने दादा में से बहुत अटैच्ड हूं और अभी दोनों नहीं है, both have passed away, but I've had endless emotions and memories with them। उनके साथ बहुत सारी पॉजिटिव मेमोरीज है, शेयर करूंगा चलिए आपके साथ, ठीक है। बट हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिफोर यू बिगिन, आपकी दादा या दादी जो भी आपके रहे हैं क्लोज दोस्त आपके बचपन में, कोई तो रहा होगा एक ऐसा। आई होप पहले तो मुझे बताओ कि कोई ना कोई रहा है क्या आपकी फैमिली में भी ऐसा जिसने आपका बचपन में बहुत ख्याल रखा है, आप उनके साथ रहे हो, वन। और अगर रहा है तो आई वांट कि उनके लिए एक शब्द आप लिख के मुझे बताओ, उनके बारे में डिस्क्राइब करो उनको इन वन वर्ड। अगर आप लोगों को अपने दादा दादी को या जिनके साथ भी आप बचपन में बहुत टाइम आपने स्पेंड किया, घर के बुजुर्ग, उनके साथ जैसा भी आप करा, उनको एक शब्द में आपको डिस्क्राइब करना पड़े अगर, तो कैसे करोगे बताइए? ठीक है, बताओ बताओ फटाफट से बताओ। ग्रैंडपा के साथ रहे हैं, नाना के साथ रहे हैं, दादी के साथ रहे हैं, अरे वाह नानी के साथ, यस सर, दोनों हैं अभी भी और अच्छा से रहते हैं मेरे साथ, मॉम एंड डैड। अनफॉरगेटेबल, लविंग। क्या रिस्पॉन्सेज आप दे रहे हो यार, दिस इज सच हार्ट वार्मिंग थिंग। तो सेल्फलेस, भगवान, अरे अरे, अनफॉरगेटेबल, लवलेस, ये क्या होता है भाई? लवलेस मतलब प्यार नहीं करते थे, ये क्या बात हुई? काइंडनेस, अनफॉरगेटेबल, अनएक्सप्रेस्ड, दादी, सेटिस्फैक्शन, इनोसेंस, क्या बात है यार, स्प्लेंडेड, दादी के साथ रहे, कंफर्ट जोन, पूकी दादी कोहिनूर, स्पेशल, अनकंडीशनल लव, डेफिनेटली यस, कोहिनूर, इन्फिनिटी, इंस्पिरेशन, गॉड, हा, कंफर्ट जोन, हाँ यार होता तो है। और आई हैव अ 3-year-old बेबी, मेरा भी 3 साल का बेबी है वैसे, और वो भी उसकी दादी, अपने दादा के साथ और अपनी दादी के साथ ऐसी ही बॉन्डिंग है बिल्कुल, उनका वो खास दोस्त है बिल्कुल, और दादा दादी उसके खास दोस्त हैं बिल्कुल। तो यस, है ना, ये बॉन्डिंग मेरी भी रही है अपनी दादी माँ के साथ, आप सबकी भी दिख रही है, अनफॉरगेटेबल, इन्फिनिटी ग्लैड टू नो दैट यार, वाह बहुत अच्छे। चलो ठीक है, चलो लेट्स बिगिन द लेसन, फिर शुरू करते हैं, आपको मजा आएगा कहानी को पढ़कर। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो लिखूंगा, जो मैं बताता हूं अगर कोई ऐसा लगेगा जिसका मीनिंग आपको पता होगा तो मैं सिर्फ बता दूंगा ओरली, आप लिख लेना अगर आपको जरूरत लगे तो, ठीक है। ट्रेजर फॉर माय पेरेंट्स ठीक है, ओके, देखिए फिर चलिए। अच्छा ठीक है, ओके। माय ग्रैंडमदर, अच्छा बाय द वे आप लोगों को मैंने शायद ये बताया हुआ हो, अगर आप में से कोई 10th में मेरे साथ जुड़े हुए थे, कि भाई देखो जैसा भी आप लोग किसी चीज को पढ़ते हो ना, वैसे इंपैक्ट आप उसका महसूस कर पाते हो। शब्दों के अंदर ताकत होती है, मैंने बताया आप लोगों को अभी, बट हम लोग अक्सर रीडिंग सही तरीके से नहीं करते हैं, जिस वजह से हम उस एनर्जी को, उस पावर को महसूस ही नहीं कर पाते शब्दों की, है ना। तो क्या करना है, रीडिंग बड़े अच्छे से करनी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक गैप जो होता है कम्युनिकेशन में अक्सर, वो क्या होता है, देखिए मान लीजिए आप मुझसे किस दिन मिले, मैं आपसे पूछूं, सॉरी आप मुझसे पूछोगे सर क्या हाल है, और मैं बोलूं यार मेरी तो तबीयत बिल्कुल ही खराब है यार मैं क्या बताऊं मैं बहुत परेशान हूं परेशान ही होता जा रहा हूं बहुत कुछ दिन ही है बस, मेरा दिमाग खराब हो चुका सोचो अब ये जो बोल रहा हूं मैं और जैसे बोल रहा हूं उसमें एक बहुत बड़ा गैप दिख रहा है आपको। अब एक और सवाल पूछो, चलो फिर से पूछ लो क्या हाल चाल है। इस बार मैं कहूं कि मैं, तुमने मुझसे पूछा क्या हाल चाल है, मैं बोलूं यार हाल चाल तो बहुत ही बढ़िया है यार, एकदम चकाचक है, मैं क्या बताऊं, बस मैं बिल्कुल ठीक हूं, एकदम ओके, ऐसा मजा आ रहा है मतलब मेरे को, है ना। अब दोनों में एक प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको भी रिस्पॉन्सेज दिए, दोनों में प्रॉब्लम ये है बच्चा पार्टी, कि जो मैं बोल रहा हूं और जैसे मैं बोल रहा हूं बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, व्हाट एंड हाउ के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। जब भी ऐसा होता है तो सामने वालों को प्रॉब्लम आती है समझने में आपके एक्सप्रेशन। आप बोल रहे हो कुछ बात गुस्से की बात और आप बोल रहे हो प्यार से, आप बोल रहे हो प्यार की बात बोल रहे हो गुस्से से, है ना, तो वो समझ नहीं पाएगा कि एक्चुअल इंटेंशन क्या है आपका, राइट। यही प्रॉब्लम होती है रीडिंग करते हुए भी, हम लोग जब रीड करते हैं ना तो हम लोग शब्दों का जो एक्सप्रेशन है ना वो बोलना भूल जाते हैं। रिमेंबर एट ऑल टाइम्स, चाहे आप रीड कर रहे हो चाहे कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, जिस शब्द का जो इंटेंशन है, जो इमोशन है, वो आपके चेहरे पे आना चाहिए। ये चेहरा जो है ना आपका मिरर है, एक मिरर, आपके मिरर पे, आपके चेहरे पे जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो भाव आएगा तो सामने वाला अच्छे से समझ पाएगा, बिना बोले समझ जाएगा इनफैक्ट आपकी बात कई दफा, है ना। चलो ओके, मूविंग ऑन नाउ, अब देखते हैं चलिए। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ जैसे कि हर एक की दादी माँ होती हैं, ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her.
जितने जब 20 सालों के लिए मैं अपनी अम्मा को जानता था, ऐसा मतलब है कुछ। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रीदार, लाइंस या फोल्ड्स ऑन फेस, फेस पे जो लाइन और फोल्ड पड़ जाते हैं ना, झुर्री जिनको आप बोलते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया गया रिंकल्ड। तो लिखा है शी हैड बीन ओल्ड, वो ओल्ड थी, बहुत बुजुर्ग थी मतलब, एंड रिंकल्ड थी, और उनके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां थी, जैसा कि आप इमेज में आप नोटिस कर रहे हैं। फॉर द 20 years that I had known her, उन 20 सालों के लिए जब तक मैं दादी माँ को जानता था, जब तक मैं उनके साथ रहा, तब मैंने उनको ऐसे ही देखा कि वो शुरू से ही बुजुर्ग दिखी मुझे, और शुरू से ही वो उनके चेहरे पे झुर्रियां थी बहुत सारी। ठीक है। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. लोग ऐसा कहते थे that she had once been young and pretty. Pretty मतलब है यहां पर attractive, beautiful. लोग ऐसा बोलते थे भाई। अब ये ऐसा है खुशवंत सिंह, आपके घर में, मुझे नहीं पता आपने कभी ऐसा नोटिस किया नहीं किया, मैं एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा हूं, और हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी साथ में रहा करती थी। तो घर की कुछ ऐसी अम्मा थी, ऐसी बुजुर्ग अम्मा थी, हमारी दादी माँ थी घर परिवार में पूरे, जो जिनको जब से मैंने याद है वो बहुत ही बूढ़ी थी, 50-60 साल की थी, ऑलरेडी बूढ़ी थी वो, मतलब कमजोर सी थी, बुजुर्ग थी, चेहरे पे झुर्रियां थी, अच्छी थी बहुत, लेकिन शुरू से ऐसी देखा मैंने, और मेरे जब 15-20 साल बाद वो गुजरी तो भी वो ऐसी लगती थी। ठीक है। तो कुछ ऐसा ही ओपिनियन यहां राइटर का है, वो बोलता है कि भाई मेरी अम्मा जो थी वो बहुत ही ओल्ड थी और रिंकल थी, जब से मैं जानता था उनको, और जब तक मैंने उनको जाना तब तक ऐसे ही चेहरा याद है मुझे उनका, कुछ ऐसा। ठीक है, ओके। अब बोलता है कि पीपल सेड दैट, लोग ऐसा कहा करते थे, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि एक समय ऐसा भी था जब दादी मां यंग हुआ करती थी और खूबसूरत बहुत हुआ करती थी। खूबसूरत मतलब फिजिकली खूबसूरत, बुजुर्ग लोग को हम खूबसूरती से थोड़ी एसोसिएट करते हैं, बट ये बोल रहा है कि लोग बोलते थे कि भाई अम्मा एक टाइम पे यंग और खूबसूरत थी, एंड हैड इवन हैड हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन राइटर बोलता है मुश्किल था मेरे लिए भरोसा करना इस बात पे। क्यों? क्योंकि दादी माँ बहुत बुजुर्ग लगती थी अभी, जब मैं देखता था उनको छोटी उम्र में। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस, ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब होता है बच्चा पार्टी, पेंटिंग, और इस चैप्टर का नाम भी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो है ना, तो पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पेंटिंग, पिक्चर, या यहां पर वर्ड डिस्क्रिप्शन, डिटेल में शब्दों में आपको एक तरह से ऐसे बताया गया, डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया गया कि आप शब्दों से उनकी इमेज इमेजिन कर पाओगे। एनीवे, माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट, मेरी दादाजी की पेंटिंग हंग अबव द मेंटल पीस। मेंटल पीस क्या होता है? प्लेस अबव फायरप्लेस, एक अलमारी अबव द फायरप्लेस। तो कुछ घरों में क्या होता है, एक फायरप्लेस सा बना होता है, एक जगह होती है, उसके ऊपर जो अलमारी है, बेसिकली स्पेस है, उसको आप बोलते हैं मेंटल पीस। तो ये बोल रहा है मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट थी, पेंटिंग थी, वो घर में जो मेंटल पीस था उसके ऊपर टंगी हुई थी, इन द ड्राइंग रूम के अंदर। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। अब दादाजी के बारे में बताया गया कि वो बड़ी सी टर्बन पहनते थे। टर्बन मतलब होता है पगड़ी, है ना, जिससे कन्वे होता है, चैप्टर में आपको समझ में आएगा कि दादाजी की फोटो देखो यहां पर, है ना, दादाजी पगड़ी पहना करते थे, टर्बन पहना करते थे, यानी कि ये एक सिख फैमिली है ना। तो बेसिकली इसमें जो दादाजी है वो एक टर्बन पहना करते थे, बड़ी सी एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और बहुत ही ढीले ढाले से कपड़े, लूज फिटिंग मतलब ढीले ढाले कपड़े। ठीक है, ओके। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवर्ड द ब्रेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। दादाजी की जो बड़ी तगड़ी बियर्ड थी, जो आप इस इमेज में देख भी रहोगे, है ना, जो दादाजी की बड़ी तगड़ी बियर्ड थी, उनकी लॉन्ग व्हाइट बियर्ड जो थी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट मतलब मोस्ट। ठीक है, मतलब दादाजी की जो बियर्ड थी ना, वो इतनी बड़ी थी कि उनकी चेस्ट तक आया करती थी, यहां तक आया करती थी बेसिकली। ठीक है, एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और दादाजी को देख के लगता था कि कम से कम 100 साल के होंगे, ज्यादा के भी हो सकते हैं, पर 100 के तो कम से कम होंगे। ठीक है, मतलब बहुत ही बुरे लगते थे। ठीक है, आगे देखो अब। He did not look the sort of person who would have a wife or children. दादाजी को देख के क्या बोलते हैं कि he did not look the sort of person. Sort मतलब टाइप। दादाजी इस टाइप के पर्सन नहीं लगते थे, who would have a wife or children, जिनकी एक बीवी होगी और बच्चे होंगे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे लगते थे दादाजी, he looked as if, ऐसे लगते थे, he could only have lots and lots of grandchildren, कि भाई इनके तो बस बहुत सारे पोता पोती होंगे, इनके बच्चे या बीवी तो
बहुत पुरानी बात हो गई। इतने बुजुर्ग लगते हैं, 100 साल के लगते हैं कि उनको देख के लगता था कि भाई इनके तो बहुत सारे पोता पोती होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे इनके तो बस। ठीक है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। अब बोलता है मेरी दादी माँ के लिए अगर मैं सोचूं, ये ख्याल कि वो कभी यंग रही होंगी और प्रिटी रही होंगी, प्रिटी मतलब खूबसूरत, फिजिकली अट्रैक्टिव रही होंगी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। रिवॉल्टिंग मतलब होता है हार्ड टू बिलीव, शॉकिंग। ठीक है, बोलता है कि भाई मेरी दादी माँ कभी यंग रही होंगी और प्रिटी रही होंगी, ये ख्याल तो रिवॉल्टिंग था, मतलब ये ख्याल तो शॉकिंग था मेरे लिए, मुश्किल था इस पर मेरे को भरोसा करना। मेरे को तो लगता था कि दादी माँ मेरी ऐसी यंग रही होंगी शुरू से, बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग। ठीक है, और दादाजी के बारे में भी ये बोला कि वो भी, उनको भी देख के लगता था बहुत बुजुर्ग रहे होंगे वो। She often told us of the game she used to play as a child. अब दादी माँ के बारे में बता रहा है कि दादी माँ अक्सर इनको बताया करती थी कि जिन वो सारे गेम जो कि वो बचपन में खेला करती थी। दादी भी तो एक टाइम पे छोटी लड़की रही होंगी, स्कूल की एज की रही होंगी या 10-12 साल की एज की रही होंगी, उस वक्त वो खेला करती होंगी। तो बोलता राइटर कि भाई मुझे दादी माँ अक्सर बताया करती थी वो सारे गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जो एक बच्चे की तरह खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. ये जो दादी माँ गेम्स खेलते हैं उसके लिए राइटर बोलता है दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब होता है बच्चे रिडिकुलस, बेतुका। ठीक है, एंड अनडिग्निफाइड मतलब होता है अशोभनीय, ऐसी चीज, समथिंग नॉट रिस्पेक्टेबल, जो कि बोलता है कि दादी माँ कभी खेला करती होंगी, कब वो गेम होते थे ना पहले, स्टेपो वाला गेम होता था ऐसे पिट्ठुम पिट्ठा टाइप। तो बोलता है दादी माँ कभी खेला करती होंगे ऐसे, इतनी बुजुर्ग महिला कभी खेला करती होगी, ये ख्याल बहुत ही एब्सर्ड लग रहा है मेरे को, रिडिकुलस, बेतुका लग रहा है मेरे को, एंड अनडिग्निफाइड, और बहुत ही अनरिस्पेक्टेबल लग रहा है, उनपे बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा कि वो कभी खेला करती होंगी ऑन अ पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स ही यूज्ड टू टेल अस। फेबल्स मतलब होता है बच्चे स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज विद मॉरल्स, ऐसी कहानियां जिनका कुछ ना कुछ लेसन मिलता हो, जिनसे सीख मिलती हो। प्रॉफिट्स मतलब होते हैं बच्चा पार्टी मैसेंजर ऑफ गॉड, पैगंबर, है ना। हर धर्म में कुछ ऐसे रिस्पेक्टेबल लोग माने, ऐसे पैगंबर माने गए हैं जो कि भगवान के द्वारा एक तरह से भेजे गए, ऐसा माना जाता है ना। तो ये मतलब है इसका, प्रॉफिट्स का, पैगंबर। अब देखो, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। तो जब दादी माँ के बारे में कोई ये बोलता था ना, या दादी माँ बोलती थी कि मैं बचपन में खेला करती थी, तो राइटर बोलता है कि हम जब ये कहानियां जो दादी माँ बताती हैं उनको ऐसा माना करते थे जैसे कि फेबल्स जो कि प्रॉफिट्स बताया करते थे, ऐसी कहानियां जो कि पैगंबर लोग सुनाया करते थे ना, उन कहानियों की तरह हम इनको माना करते थे। ठीक है। आगे देखो, She had always been short and fat and slightly bent. अब एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया उनका कि दादी माँ हमेशा से ही थोड़ी शॉर्ट यानी कि कम हाइट की रही, फैट थोड़ी सी मोटी रही, एंड स्लाइटली बेंट, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, बेंट मतलब मुड़ा हुआ, झुका हुआ एक तरह से, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। ठीक है, तो दादी माँ हमेशा ही थोड़ी सी छोटी हाइट की, हल्की सी फैट और स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी ऐसे यूं झुकी हुई, बेसिकली कमर में उनके झुकाव था, एक तरह से मुड़ी हुई थी कमर। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. Criss-cross क्या होता है भाई? तो ये होता है criss-cross, ये ठीक है, दो लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर, लाइंस क्रॉसिंग ईच अदर, वो होता है criss-cross। बोला है कि दादी माँ का जो चेहरा था ना, वो criss-cross of wrinkles था, मतलब उनके चेहरे पे हर जगह wrinkles थे। रिंकल्स यहां से स्टार्ट हो रहे थे, फिर यहां तक ऐसे कट हो रहे थे एक दूसरे पे, मतलब इन शॉर्ट इसका मतलब कुल मिला के है कि दादी माँ बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी, पूरे चेहरे पे उनके बहुत सारे झुर्रियां थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। राइटर आखिरी बोलता है नहीं मैं श्योर हूं बिल्कुल कि दादी माँ, वी वर सर्टेन, हम श्योर थे, सर्टेन मतलब श्योर, हम सर्टेन थे, She had always been as we had known her. दादी माँ हमेशा से ही ऐसी थी जैसे हमने उनको देखा था, जैसे हमने उनको जाना था। मतलब दादी माँ बहुत ही बुरी रही है शुरुआत से, ऐसा इनको लगता था। ठीक है, old, so terribly old that she could not have grown older. Old, बहुत बुजुर्ग, so terribly old, इतना ज्यादा बुजुर्ग, that she could not have grown older, कि वो इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। आपने देखा ना कई बूढ़ों को गांव में, देहात में, कि वो भाई इतने बुजुर्ग हो जाते हैं कि अब अगर उनकी एज बढ़ती भी रहे ना और 5-10 साल 20 साल वो जी जाएं,
तो भी वो इससे ज्यादा बूढ़े तो नहीं दिख सकते। फिजिकली जो दिख सकते हैं बूढ़े, वो जैसे कमजोर हो जाते हैं, झुर्री आ जाती है, वो सब कुछ, ठीक है। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और कम से कम 20 साल से दादी मां इसी एज पर ऐसी ही दिखती है, मतलब इसी एज पर रुकी हुई है एक तरह से, मतलब है, ठीक है। स्टेट द सेम एज मतलब दिखने में वो ऐसी है लगभग 20 साल से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। बहुत ही प्यारी लाइन लगी मुझे, लिखा है राइटर ने, शी कुड हैव नेवर बीन प्रिटी, जैसी दादी मां हमको दिखती थी ऐसे शी कुड हैव नेवर बीन प्रिटी। नेवर बीन प्रिटी मतलब फिजिकली ब्यूटीफुल, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब है यहां पर इनर ब्यूटी उनकी। क्या प्यारी बात बोली है, और ये सब दादियों के लिए वैलिड अगेन। बोला है कि मेरी दादी मां जो थी ना, वो जैसा मेरे को याद है बहुत ही बूढ़ी थी, तो देखने में तो कभी फिजिकली बहुत खूबसूरत नहीं रही होंगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत थी अपने मन की वजह से। जैसी वो थी ना, जो उनकी क्वालिटीज थी, वो हमेशा से बहुत ही ग्रेसफुल थी, सबको बहुत प्यार करती थी। तो उन सारी क्वालिटीज की वजह से जो टिपिकल एक दादी मां में होती है, हमेशा सबको अनंत प्यार करने का जो गुण होता है, उसकी वजह से बोलता है कि दादी मां देखने में चाहे खूबसूरत ना रही हो मेरी, पर उनका मन बहुत प्यारा था। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. अब देखो, she hobbled, hobbled मतलब होता है लंगड़ाना, लंगड़ाना। about the house in spotless white, spotless white मतलब clean white clothes with one hand resting on her waist to balance her stoop. stoop मतलब होता है बच्चे झुकाव, एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। बीड्स मतलब होता है मन के, यानी कि मोती, और रोजरी मतलब होता है माला। टेलिंग द बीड्स का मतलब है रिसाइटिंग या काउंटिंग। बताता हूं अभी क्या मतलब है, देखो। अब बताया गया कि दादी मां जो थी कैसी दिखती थी, पहले समझ में आ गया आपको, ये डिस्क्रिप्शन दिया गया। देन उसके बाद बताया गया बच्चा पार्टी। बस ये वाला पोर्शन जो डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन है ना, वहां तक थोड़ा आपको हो सकता है हल्का सा बोरिंग लगे, बट उसके बाद बहुत ही प्यारा है। देखो अभी बस यही पार्ट है ना, इसके जस्ट बाद एक और छोटा सा पार्ट है, फिर खत्म हो जाएगा ये। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट, पूरे दिन वो घर में लंगड़ाते हुए चलती रहती थी। हॉबल करती थी मतलब लंगड़ाते हुए चलती थी। स्पॉटलेस व्हाइट मतलब बिल्कुल सफेद साफ सुथरे कपड़ों में, साफ सुथरे सफेद कपड़ों में, बिल्कुल स्पॉटलेस व्हाइट में। स्पॉटलेस मतलब जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, व्हाइट मतलब सफेद कपड़े। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका एक हाथ कहां होता था, अपनी कमर पे, ऐसे जैसा आप इमेज में देख रहे हो, अपनी कमर पे होता था, ताकि वो अपने स्टूप को, अपने झुकाव को बैलेंस कर सके, यानी कि उनका जो बॉडी पोस्चर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है उसको बैलेंस कर सके, इसलिए। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ उनका क्या करता रहता था लगातार, ऐसे उसके उनके हाथ में माला होती थी, वो बीट्स को टेलिंग द बीट्स करती थी। टेलिंग द बीट्स मतलब होता है, आपने देखा होगा घर के बहुत सारे बुजुर्ग क्या होते हैं, वो माला जपते रहते हैं ऐसे, है ना, साथ साथ माला को, उसके मन के, उसके जो मोती होते हैं माला के, राइट, जिससे क्या पता चलता है अम्मा की लगातार वो माला जपती रहती थी, मतलब बहुत ही रिलीजियस थी वो माता, ठीक है। ओके, आगे देखिए अब। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. Her silver locks, silver locks का मतलब है यहां पर सिल्वर हेयर, ग्रे हेयर, उनके जो सफेद बाल थे उलझे हुए, they were scattered, scattered मतलब फैला होना, untidily मतलब मेसीली, उलझे हुए तरीके से उनके बाल ऐसे 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 से फैले हुए रहते थे सर पे। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके पेल, पेल मतलब वीक मान सकते हो आप, या जिसका रंग उड़ा हुआ हो, बहुत ही बुजुर्ग। पकर्ड मतलब होता है बच्चा पार्टी रिंकल्ड, जिनके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स हो, उनका जो जिसके चेहरे, बुजुर्ग सा चेहरा बेसिकली, इस पे बहुत सारी झुर्रियां थी, उसके ऊपर उनके बाल फैले हुए रहते थे मैसिली। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, उनके लिप्स लगातार इनऑडिबल, इनऑडिबल मतलब नॉट, जिसको सुना ना जा सके, मतलब उनके चेहरे का डिस्क्रिप्शन दिया, उनके बालों का डिस्क्रिप्शन दिया, फिर बताया कि उनका जो लिप्स थे ना, वो लगातार मूव करते रहते थे, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी वो इनऑडिबल प्रेयर में। इनऑडिबल प्रेयर मतलब एक ऐसी प्रार्थना बोलती रहती थी जो हमको सुनाई नहीं देती थी, इनऑडिबल थी वो, लेकिन वो लगातार बोलती रहती थी कुछ कुछ कुछ, ये हमको समझ में आता है, ठीक है। Yes, she was beautiful. हाँ, वो खूबसूरत थी। She was like the winter landscape in the mountains. क्या खूबसूरत लाइन है यहां पर, ये देखना ध्यान से एक बारी। She was like the winter landscape in the mountains.
उसके आगे भी है विंटर लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब होता है बच्चा पार्टी नेचुरल सीनरी। इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस, एक्सपेंस होता है लार्ज ओपन एरिया ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब होता है कामनेस, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। पीस मतलब होता है शांति एंड कंटेंट मतलब होता है कंटेंटमेंट मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। अम्मा को बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया गया, देखो ये वो आखिरी पार्ट है जहां डिस्क्रिप्शन अम्मा का, उसके बाद फिर आगे आ जाएंगे। अच्छा देखो, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। दादीमा जो थी वो एक विंटर लैंडस्केप की तरह थी माउंटेन्स में। दादीमा का जो चेहरा है, दादीमा की जो अपीयरेंस ओवरऑल, उसको किससे कंपेयर किया है? एक विंटर लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब होता है दृश्य, साइट, पहाड़ों में एक विंटर का सीनरी। बेसिकली ऐसे इमेजिन करो जहां पहाड़ों में हो और विंटर का मौसम है और वहां पर जो बाहर दृश्य दिख रहा होगा, ठीक है, उससे कंपेयर किया दादीमा को, क्योंकि दादीमा बहुत ही ग्रेसफुल थी, बहुत ही प्यारी थी, बेसिकली प्योर लगती थी वो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेरेनिटी। एक्सपेंस मतलब होता है एक लार्ज ओपन एरिया, एक बड़ा सा ओपन एरिया। एन एक्सपेंस एक बड़ा सा ओपन एरिया जिसमें प्योर व्हाइट कामनेस हो, बस ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। और उनको देख के ऐसा लगता था कि उनके अंदर एक वाइब जो थी वो थी पूरी शांति की, सुकून की और सेटिस्फैक्शन की। ऐसी पर्सनालिटी थी दादीमा की। क्या खूबसूरत बात बोली है ना, समझ में आया? क्लियर है ये? आई होप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन से, इनका ध्यान रखना, इनको कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, मतलब भी आप लोगों को बता दिया है मैंने, ठीक है? बहुत ही प्रिटी है, यस। अब आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। ये था अम्मा जी का डिस्क्रिप्शन अभी तक का। अब आप में से मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं, कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए जो बच्चे बोल रहे हैं सर मेरी दादी माँ तो बहुत ही टॉक्सिक है और वो दादी माँ जो है ना मेरे से बिल्कुल भी लाड नहीं करती। तो बच्चा पार्टी, ये आप जैसे बच्चों के लिए एक चैप्टर है। आप जब खुशवंत सिंह को पढ़ेंगे ना अभी इस चैप्टर में, तो आपको भी लगेगा कि खुशवंत सिंह की दादी माँ भी उसको ऐसी लगती थी, बट देन यू रियलाइज नहीं यार, दादी माँ बहुत प्यारी थी। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का हो सकता है अपने घर के किसी ना किसी बुजुर्ग के साथ ऐसी तकरार हो कि यार मेरे से बिल्कुल लाड नहीं करते ये, या करते ही नहीं थे कभी, आज भी नहीं करते। मेरी नानी माँ से भी मेरा ऐसे ही लगता था, मुझे तकरार थी मेरी कि यार नानी माँ मेरे से प्यार नहीं करती। नानी, सबकी नानी प्यार करती है, मेरी नानी माँ मेरे से प्यार नहीं करती। बट जब मैं बड़ा हुआ, 5th 6th क्लास में जब मैं था, तो वो गुजर गई। तब तक मुझे लगता था कि नानी माँ बिल्कुल प्यार नहीं करती। जब नानी माँ चली गई तो मुझे कुछ खास दुख भी नहीं हुआ फ्रैंकली। बट जब मैं बड़ा हुआ ओवर टाइम, तो मेरे को लगा यार, मैंने मम्मी से पूछा एक दिन कि मम्मी दादी माँ मुझसे प्यार व्यार नहीं करती थी क्या? सॉरी, नानी माँ। दादी तो मेरी बहुत प्यार करती थी मुझसे, दादा भी बहुत प्यार करते थे। तो मम्मी ने कहा नहीं, ऐसा क्यों लगता है तेरे को? मैं कहा यार वो हमेशा डांटती रहती थी मेरे को, कभी उन्होंने कुछ ऐसे भी नहीं दिया मेरे को, पैसे वैसे दे दे कि मैं चीज़ वीज़ खा के आ जाऊँ, सामान वामान लेके आ जाऊँ। तो फिर उन्होंने कुछ बातें बताई, इससे मेरे को लगा यार नहीं यार, प्यार तो करती थी, केयर तो करती थी। तो आप में से बहुत सारे बच्चों का हो सकता है गिला है ये पुराना किसी अपने घर के बुजुर्ग से, बट आई एश्योर यू ओवर टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि उनका आपसे लगाव था, ठीक है? आगे देखो, चलो अब शुरू होता है वो वाला पार्ट जो आपको बताएगा कि इनकी क्या बॉन्डिंग थी, कब से कैसे। देखो अब, ठीक है, दोस्त थे दादा, या जो सॉरी दादी और पोता जो है उनकी दोस्ती, देखो अब शुरू होती है वो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। बोलता है मेरी दादी माँ और मैं, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, विधि अच्छी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे पेरेंट्स उनके साथ मुझे छोड़कर चले गए थे, व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार साथ रहे। मतलब पहला फेज क्या है, जब दादी माँ और पोता साथ में रह रहे हैं, और ये जो पोता है इसके मम्मी पापा यानी कि दादी माँ के बेटा जो है और उनकी वाइफ, वो शहर चले गए हैं खाने कमाने के लिए, बेसिकली अपना रोजगार सेटअप करने के लिए। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो रोजाना मुझे सुबह वेक अप करती थी, यानी कि उठाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी, ठीक है? She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. ठीक है? She said her morning prayer, वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर एक मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब क्या होता है? रिपीटिंग। सिंग सॉन्ग मतलब होता है एक म्यूजिकल रिदम के साथ। बोला गया है कि दादी माँ जो थी वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर बोला करती थी एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग में। मोनोटोनस मतलब जहां पे एक बार शब्द बार बार रिपीट हो रहा हो, कुछ हद तक बोरिंग।
और सिंग सॉन्ग मतलब एक गाने वाली मैनर में, जैसे दादियां बोलती हैं भाई, प्रार्थना बोलती हैं अपनी, हम बातचीत नहीं करते, अरे भैया कैसे हो तुम, ठीक ठाक हो, अरे 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 अरे, जब ऐसे बातचीत करते हैं हम गाने वाली टोन में बात करने लगते हैं। तो इनकी जो दादी माँ थी ना, वो ऐसे प्रार्थना गाया करती थी। कब? वाइल शी बेट एंड ड्रेस्ड मी, जब वो राइटर को, खुशवंत सिंह को, उनके बचपन में नहलाया करती थी, बेद किया करती थी, एंड ड्रेस किया करती थी, कपड़े पहनाया करती थी, इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं उनकी जो प्रार्थना वो बोल रही है रोजाना उसको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और उसको मेमोराइज कर लूंगा। नो इट बाय हार्ट, बाय हार्ट जब मतलब वो कहीं लिखा हो बाय हार्ट, तो उसका मतलब होता है मेमोराइज कर लेना। इस दादी माँ को उम्मीद थी कि जब मैं रोज इसके सामने प्रार्थना गाऊंगी तो शायद इसको याद हो जाएगी। ठीक है। I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. बोलता है कि मैं सुना करता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे अपनी दादी माँ की आवाज बहुत प्यारी थी, बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी भी इस बात की कुछ खास चिंता नहीं करी कि मैं उसको याद कर लूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक स्लाइड और, इसके बाद कुछ एमसीक्यू से रेडी रहिएगा। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर दादी माँ क्या करती थी, मेरी वुडन स्लेट फेच किया करती थी, लेके आया करती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। पहले दादी माँ ने मुझे नहलाया, रेडी किया, फिर उसके बाद वो क्या किया करती थी, शी वुड फेच, फेच मतलब होता है गेट, फिर वो लेकर आया करती थी मेरी वुडन स्लेट, स्लेट हुआ करती थी, पहले कॉपी नहीं हुआ करती थी, तुम्हारी मौज है आजकल कॉपीज है, पेन है, पेंसिल है, पहले क्या होती थी, स्लेट होती थी और चौक होती थी, उससे लिखते थे। ठीक है, तो शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, दादी माँ क्या करती थी, मेरी वुडन स्लेट लेके आया करती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको पहले ही वॉश किया कर देती थी, जिसको पहले उन्होंने वॉश कर दिया था, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उसके ऊपर येलो चौक से प्लास्टर कर दिया था। ऐसा जरूरी होता था ताकि स्कूल में फिर बच्चा उस पर जाके लिख पाए, यही प्रोसेस था पहले स्लेट पे लिखने का। ठीक है, प्लास्टर्ड मतलब कवर्ड, फिर दादी माँ ने उसको येलो चौक से कवर कर दिया। और तो दादी माँ क्या क्या लेके आया करती थी, येलो स्लेट, एक स्लेट बेसिकली, उसको उन्होंने अच्छे साफ कर दिया है। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, अर्दन मतलब मेड ऑफ सॉइल, मिट्टी से बना हुआ बेसिकली। फिर एक क्या लेके आया करती थी, एक छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा, अर्दन इंक पॉट। इंक पॉट, इंक पॉट क्या होता था भाई, पहले जो पेन होते थे, कलम होती थी, उनके अंदर इंक भरी जाती थी और फिर लिखा जाता था, तो साथ में एक इंक पॉट भी कैरी करना पड़ता था। ठीक है, तो टाइनी अर्दन वाले ना बंडल, टाइदम मतलब बांधना, बंडल मतलब एक छोटे से गुट्ठी में, छोटे से एक गट्ठर में उसको बांध देती थी, इन सारे सामान को बांध दिया एक साथ एक बंडल में, एंड हैंड इट टू मी, और फिर मुझे इसको दे दिया करती थी। After breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. फिर क्या होता था, फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट हम क्या करते थे, ब्रेकफास्ट क्या खाया करते थे ब्रेकफास्ट में, ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, थिक मतलब बहुत ही मोटी, स्टेल मतलब नॉट फ्रेश, जो रात में बना ली गई हो पॉसिबली। राइटर बोलता है कि फिर उसके बाद क्या किया करते थे हम लोग, एक ब्रेकफास्ट किया करते थे, मोटी सी ऐसी चपाती जो रात की हो, बेसिकली फ्रेश ना हो एक तरह से, पॉसिबली इसलिए दादी माँ ने रात को बना दी होंगी ताकि भाई सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता होगा, तो रात को बना के रख ली, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल गए। तो ब्रेकफास्ट किया करते थे स्टेल चपाती का, यानी कि जो चपाती फ्रेश ना हो उन चपातियों का, विद लिटिल बटर, थोड़े से बटर के साथ, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, जो कि शुगर और बटर स्प्रेड कर दिया जाते रोटी पे उसके साथ। ठीक है, वी वेंट टू स्कूल, इसके बाद हम जाया करते थे स्कूल ब्रेकफास्ट करके। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और दादी माँ बहुत सारी ऐसी स्टेल चपातीज, रात की चपाती जो थी, बासी चपाती जो थी बेसिकली एक तरह से, उनको लेके जाया करती थी साथ में, किनके लिए, जो गांव में डॉग्स थे उन सब के लिए। ठीक है, फाइन, समझ में आया क्या यहां तक आप लोगों को, जल्दी से बताओ एक बारी, बताओ 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 बताओ, कमान 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 कमान, क्विक रिस्पॉन्सेस भाई। यस, आ गया, समझ में आ रहा ना। देखो ये स्टार्टिंग वाला चैप्टर जिसमें डिस्क्रिप्शन था ना, थोड़ा सा वो थोड़ा सा ऐसा था, आपको लगे कि यार पता नहीं इसमें मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बट जो पोर्शन अब है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पढ़ना अब इसको। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द ग्रैंडमदर्स अपीयरेंस, नरेटर जो है स्टोरी का, कौन है नरेटर, खुशवंत सिंह खुद, वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं दादी माँ की अपीयरेंस को, क्या बोलते हैं दादी माँ की अपीयरेंस को डिस्क्राइब करने के लिए, बताइए, एबीसीडी रिस्पॉन्सेस दीजिए। Tall and slender with a flawless complexion, short and fat with a crisscross of wrinkles, young and energetic with rosy cheeks, long haired with a radiant smile. Easy है एक्चुअली, और यहां पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा स्लेंडर। स्लेंडर क्या होता है भाई, स्लेंडर मतलब होता है बिल्कुल थिन, वो भी इन एन अट्रैक्टिव वे,
कोई बिल्कुल दुबला पतला हो, अच्छे से सिक्स पैक एब्स बना रखे हो, उसको आप बोलेंगे स्लेंडर। फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन मतलब जो रंग आपका होता है बेसिकली, ठीक है। ओके, करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। शॉर्ट एंड फैट विद क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, ये अपीयरेंस उनकी दिखाई गई है आपको, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, व्हाई डज द नरेटर कंपेयर द ग्रैंडमदर टू द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स? नरेटर जो है वो दादी मां को क्यों कंपेयर करता है विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन जो होता है उससे? बताइए फटाफट से। नरेटर क्यों दादी मां को कंपेयर करता है टू आवर विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स? पहाड़ों में जो विंटर लैंडस्केप होता है ना, खूबसूरत सर्दियों का जो सीनरी होता है पहाड़ों के अंदर, उससे क्यों कंपेयर करता है दादी मां को? बोथ आर फुल ऑफ नॉइस एंड एक्टिविटी, दोनों ही नॉइस और एक्टिविटी से भरे हुए हैं इसलिए। बोथ आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, बोथ आर पीसफुल एंड सीरीन, बोथ आर हार्श एंड अनफॉरगिविंग। बताइए रिस्पॉन्सेस, कम ऑन। एक ही बार लिखना है आपको, बार बार ए सी कई बार लिख दोगे शायद तो पकड़ ना पाए मैकेनिज्म, तो ए बी सी डी जो भी लिखना है एक बार लिखना बस। ओके, करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी इसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ आर पीसफुल एंड सेरीन। अरे अरे, इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई यार। नेक्स्ट, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द ग्रैंडफादर इन द पोर्ट्रेट? दादाजी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं ऑथर? दादाजी जो है उनका क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि दादाजी के बारे में बताया ना कुछ, क्या बताया गया बताइए? यंग एंड हैंडसम विद अ ब्राइट स्माइल, ओल्ड विद अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवरिंग हिज चेस्ट, टॉल एंड इंपोजिंग विद अ स्टर्न एक्सप्रेशन, एनर्जेटिक विद अ प्लेफुल डिमीनर। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी। बताओ 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 बताओ, कमान कमान कमान। ओके, देखो करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन बी, ओल्ड विद अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कवरिंग हिज चेस्ट। बहुत ही बुजुर्ग बताया गया, ये भी बताया गया कि वो टर्बन पहना करते थे और उनकी बियर्ड बहुत बड़ी थी, सो मच सो कि उनकी चेस्ट का मोस्ट पार्ट कवर हो जाता था उससे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ठीक है, बढ़िया, क्लियर, आई होप हो जाता था उससे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ठीक है, बढ़िया, क्लियर, आई होप। ओके चलो आगे चलते हैं। अभी जो बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं आप सबको भी बधाई हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया एक आध गलत हो गया इट्स ओके, ज्यादा लोड ना लेना, बट अब अगर कर लिया तो अच्छे से समझ लेना उसको, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। अभी तक क्या देखा था हमने कि भाई ये दोनों जो थे वो गांव में रहते थे, इनके पेरेंट्स शहर मूव कर गए थे अपना काम सेटअप करने के लिए, दोनों साथ में स्कूल जाया करते थे। दादी माँ इसको अच्छे से नहाया करती थी, इसको तैयार किया करती थी, इसके साथ का जरूरी जो भी सामान इसको चाहिए वो देकर इसको लेकर चलती थी साथ में। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। अब बोलता है मेरी दादी मां हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, मेरे साथ ही, बिकॉज क्योंकि स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि हमारा जो स्कूल था उसी के ठीक बराबर में मंदिर भी था, टेम्पल भी था, जुड़ा हुआ था, अटैच था वो मंदिर से। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट। अब क्यों बोला है ऐसा कि साथ में जाया करती थी और मंदिर वो साथ में है? तो भाई ये स्कूल जाया करता था और दादी मां मंदिर जाया करती थी, दोनों साथ में थे इसलिए दोनों साथ ही आया करते थे। आगे देखो, द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट। प्रीस्ट मतलब होता है बच्चे पुजारी, अल्फाबेट होता है बेसिक लेटर्स, किसी भी लैंग्वेज के जो बेसिक लेटर्स होते हैं ना उसको आप अल्फाबेट बोलते हैं। एंड मॉर्निंग प्रेयर। अब बताया गया है कि स्कूल में क्या सीखता था ये, सॉरी, ये बताया गया है जो स्कूल में, जो इनके मंदिर में, और मंदिर कम स्कूल मान लो, स्कूल के साथ ही मंदिर था, तो जो पुजारी था मंदिर का वो ही इनको पढ़ाया करते थे। वो क्या पढ़ाया करते थे इनको? अल्फाबेट, यानी कि बेसिक लेटर जो होते हैं किसी भी भाषा को उनको अल्फाबेट बोलते हैं। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना इनको पढ़ाया करते थे। ओके, while the children sat in the rows on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the script and rows on either side of veranda. veranda मतलब होता है बरामदा, घर के अंदर ऐसा स्पेस जो कि कवर्ड हो बेसिकली, ठीक है, सॉरी घर के अंदर नहीं, घर के बाहर बेसिकली आप मान सकते हो, इमीडिएटली बाहर ऐसा स्पेस जो कि खुले में हो लेकिन कवर्ड हो, उसको आप बरामदा बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में वरांडा। तो बोल रही हैं भाई जिस समय सारे बच्चे दो रोज बनाकर बरामदे के दोनों तरफ बैठे होते थे ऐसे लाइन बना के,
सिंगिंग द अल्फाबेट, या तो वो अल्फाबेट रिसाइट कर रहे होते थे टीचर के साथ, और द प्रेयर, या फिर प्रेयर को रिसाइट कर रहे होते थे इन कोरस। इन कोरस मतलब टुगेदर, एक साथ, सब यूनिसन, सब मिलके बोला करते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जैसे स्कूल में बोलते हैं सारे बच्चे। माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। उसी समय पर मेरी दादी माँ जो थी वो अंदर बैठी होती थी रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स मतलब होती हैं बच्चे रिलीजियस बुक्स या धर्म ग्रंथ। मेरी दादी माँ उस वक्त अंदर बैठी होती थी और वो स्क्रिप्चर्स रीड किया करती थी, धर्म ग्रंथ रीड किया करती थी, जो रिलीजियस बुक्स थी उनको रीड किया करती थी। When we had both finished, जब हम दोनों ने खत्म कर लिया होता था, मैं अपनी पढ़ाई कर लेता था, दादी माँ अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ लेती थी, we would walk back together, हम दोनों साथ में ऐसे मिलके वॉक बैक किया करते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इस बार इस समय पर क्या होता था, जो गांव के डॉग्स होते थे, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our house। took to मतलब क्या होता है भाई, to get into a hobby, मतलब आप किसी काम को एज अ हॉबी करना शुरू कर दो तो बोलते हैं टेक टू समथिंग, टुक टू समथिंग। ठीक है, तो इनके अब यहां पर आसपास डॉग्स तो थे नहीं, तो शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फीडिंग मतलब गिविंग फूड। इन्होंने जो वहां पर स्पैरोज थी, स्पैरोज मतलब गौरैया, एक बर्ड होती है बेसिकली, ठीक है, तो वहां पर जो स्पैरोज थी इन द कोर्टयार्ड ऑफ द सिटी हाउस। कोर्टयार्ड क्या होता है बच्चा पार्टी, ओपन एरिया मान लो, बस घर के अंदर या बाहर जो भी खुला एरिया हो उसकी बात हो रही है ना, वहां पे तो आएंगे बर्ड्स। अब देखो क्या बोला है, देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, कोई डॉग तो थे नहीं, एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड। इसलिए दादी माँ ने क्या करना शुरू कर दिया, जो कोर्टयार्ड में खुले एरिया में जो गौरैया आती थी, बर्ड्स आती थी, उनको खाना खिलाना शुरू कर दिया। बड़ी प्यारी थी दादी माँ, मतलब भाई जहां गांव में थी तो डॉग्स को खाना खिलाती थी, अब यहां पर है तो यहां पर इन्होंने बर्ड्स को खाना खिलाना शुरू कर दिया है। ठीक है, As the years rolled by, we saw less of each other। जैसे जैसे years rolled by मतलब जैसे जैसे साल बीते, जैसे जैसे years passed, जैसे जैसे years rolled by, we saw less of each other। हम एक दूसरे से कम मिलने लगे, क्योंकि बड़ा हो गया था बच्चा, पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, तो दादी माँ से ज्यादा बातचीत नहीं हुआ करती थी, अपने में बिजी होता था। For some time she continued to wake me up and get me ready for school। कुछ समय तक तो दादी माँ ने मुझे वेक अप करना शुरू किया एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी करना शुरू किया। When I came back she would ask me what the teacher had taught me। जब वो वापस आया, जब मैं वापस आया करता था बेसिकली स्कूल इनको रेडी करके भेजती थी। When I came back she would ask me what the teacher had taught me। जब मैं वापस आता था तो दादी माँ मुझसे पूछा करती थी स्कूल में टीचर ने क्या सिखाया। I would tell her English words and little things of Western science। मैं बताया करता था उनको कि कुछ इंग्लिश के शब्द मैंने सीखे आज, और कुछ वेस्टर्न साइंस जो मॉडर्न साइंस है बेसिकली उसके बारे में सीखा। एंड लर्निंग मतलब एजुकेशन, जो मॉडर्न साइंस है वेस्टर्न कंट्रीज में, और जो एजुकेशन है जो कि इनके स्कूल में पढ़ाई जाती थी उसके बारे में बताता था ये दादी माँ से। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जो लॉ है वो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, मतलब जो भी साइंटिफिक चीजें थी जो पढ़ता था स्कूल में उन सबको आके दादी माँ से बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। अब इससे दादी माँ नाखुश हो गई यार, क्यों? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। एक कारण तो यह था कि ये इन लेसन के साथ जो मॉडर्न साइंस थी या इंग्लिश वगैरह थी, इसमें दादी माँ मदद नहीं कर सकती थी बच्चे की। पहले तो जो भी वो सीखता था स्कूल में जाके, टेंपल में जाके, वो सारी चीजें दादी माँ हेल्प कर सकती थी, अब कुछ हेल्प नहीं कर पाती थी, एक तो इसलिए उनको बुरा लगता था। और she did not believe the things they taught at the English school। उनको वो सारी चीजें जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई जाती थी, इसको दादी माँ को उनमें कोई भरोसा नहीं था। and was distressed that there was no teaching about God and scriptures। और दादी माँ बहुत ही डिस्ट्रेस थी, डिस्ट्रेस मतलब अपसेट थी, नाखुश थी इस बात से कि हमारा जो नया स्कूल था ना तो वहां भगवान के बारे में और ना ही स्क्रिप्चर्स यानी कि धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ पढ़ाया जाता था। One day I announced that we were being given music lessons। और एक दिन इसने दादी माँ से जाके बोला कि हमको म्यूजिक लेसन्स दिए जाने लगे हैं, हमको म्यूजिक लेसन्स पढ़ाए जाने में, हमको म्यूजिक क्लासेस लग गई है दादी माँ हमारी। ओह, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। दादी माँ तो डिस्टर्ब ही हो गई भाई, एक्सट्रीमली अपसेट, मतलब बहुत ही ज्यादा नाराज, बहुत ज्यादा गुस्सा। एक तरह से डिस्टर्ब्ड का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा वो आ गया, अपसेट हो गई, वो परेशान हो गई एकदम से। टू हर, क्यों? टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। ल्यूड मतलब होता है वल्गर, इनडिसेंट,
नॉट रेस्पेक्टेबल रिलेशंस, मतलब एसोसिएशंस, मतलब रिलेशंस। उनके अकॉर्डिंग म्यूजिक जो था वो ठीक तरह के लोग यूज नहीं करते या ठीक तरह के लोग प्रैक्टिस नहीं करते। इनडिसेंट लोग, नॉट रेस्पेक्टेबल लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। काफी पुरानी समय की बात है, तो आपको पता चलता है कि उस वक्त जनरली क्या बिलीव भी हुआ करते थे बुजुर्ग लोगों के अंदर। ठीक है, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। दादी माँ का यह मानना था कि ये मोनोपोली थी, मोनोपोली मतलब एक्सक्लूसिव वर्क या बिजनेस ऑफ हार्लेट्स एंड बैगर्स। हार्लेट्स मतलब होता है वुमेन ऑफ इनडिसेंट कैरेक्टर, एंड बेगर्स मतलब होता है भिखारी, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। जेंटल फोक मतलब क्या होता है भाई? रिस्पेक्टेबल पीपल, रिस्पेक्टेबल पीपल। अब दादी माँ को क्या प्रॉब्लम थी भाई म्यूजिक से? तो दादी माँ के बारे में बताया गया कि दादी माँ को लगता था कि भाई ये जो म्यूजिक है इसका जो जो भी लोग इनको प्रैक्टिस करते हैं उनका ठीक नहीं होता व्यवहार, सम्मानीय लोग नहीं होते, वो शोभनीय लोग नहीं होते। उनको क्यों और डिटेल में बताया गया है। इट वॉज द मोनोपोली। मोनोपोली मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि किसी एक इंसान के हाथ में हो, किसी एक इंसान की पोजेशन हो। जैसे आप मान सकते हो कि कुछ हद तक जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है उस पर इस वक्त इंडियन क्रिकेट बोर्ड की मोनोपोली है, हमारा एक्सक्लूसिव बिजनेस सा बन गया लगभग, है ना। या ऐसे ही जो ऑनलाइन या जो भी यूट्यूब है उसकी मोनोपोली है हर वीडियो पे, एक तरह से ऐसा मान सकते हो, है ना। तो इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लेट्स। बोला गया है कि ये जो म्यूजिक था दादी माँ को ऐसा लगता था कि ये एक्सक्लूसिव मोनोपोली थी किनकी? हार्लेट्स की। हार्लेट्स मतलब कौन होता है? एक ऐसी वुमेन जिसका बिहेवियर ठीक ना हो, जिसका व्यवहार कैरेक्टर ठीक ना हो। एंड बेगर्स, और भिखारियों की, है ना, कि लोग मानते थे भाई गाने बजाने वाले जो होते हैं ये ठीक नहीं होते लोग, ऐसा सेंस था कुछ पुराने समय में। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और ये सम्मानीय रिस्पेक्टेबल लोग, सभ्य लोगों के लिए नहीं बनाया म्यूजिक, ऐसा मानती है दादी माँ। देखो इसमें आपको लग सकता है कि यार ये क्या सोचा दादी माँ की, बट पुराने समय में ऐसे बहुत सारे लोग सोचते थे ऐसे। जनरली अक्सर ऐसा होता था कि पुराने समय में जो म्यूजिक वगैरह का काम था, वो गाने बजाने का जो काम था, वो अक्सर ऐसा होता था कि ये बेगर्स, भिखारी लोग या हार्लेट्स जो होती थी वो किया करती थी, इसलिए उनसे एसोसिएशन माना जाता था इनका। ठीक है, शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। उन्होंने कुछ नहीं बोला बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल मतलब क्या होता है? डिसएग्रीमेंट या नॉन एक्सेप्टेंस। दादी माँ ने बोला तो कुछ नहीं, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था दादी माँ का इन म्यूजिक को लेके। तो भाई दादी माँ ने, ये बोलता है दादी माँ ने मुझे कहा तो कुछ नहीं, शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। लेकिन जो वो चुप रही ना, उससे मुझे समझ में आ गया कि दादी माँ को ये बात पसंद नहीं आई है, दादी माँ ने बात स्वीकार नहीं करी है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद तो दादी माँ ने मुझसे रेयरली बात करी। रेयरली मतलब होता है हार्डली। उसके बाद तुम्हारी ना के बराबर बात हुई। ठीक है, फाइन। तो बच्चा पार्टी, ये जो पोर्शन है यहां तक आज हम विराम देते हैं अपनी इस क्लास को। अगला पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं इसके बाद, एंड देन विल मूव ऑन टू एंड द सेशन। हम लोग क्लास को खत्म करेंगे, आज विराम देंगे और फिर मिलेंगे अगली क्लास में जहां पर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही प्यारी एंडिंग है, गूज बम्प वाली एंडिंग है। आपको मतलब इमोशनली मूव हो जाओगे आप, और आपको रोंगटे आएंगे अगली क्लास में बाय द एंड ऑफ द लेसन, जहां पर लेसन एंड हो रहा होगा, ऐसा कल्मिनेशन है इसका। ठीक है, क्लियर है? आई होप आप लोगों को सब कुछ डाउट तो नहीं है, एक बार बता दो अगर है तो। यस 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 यस, ठीक है। प्यारा सा बॉन्ड है भाई, दादी माँ का और अपना पर्सनल बॉन्ड याद आया इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यहां तक? अगर नहीं आया तो भाई शायद ऐसा हो सकता है कि अभी तक आपके वो मोमेंट्स आपने रियलाइज ना करे अपने पेरेंट्स, दादी माँ के साथ और पेरेंट्स के साथ। अगर आया है तो मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका जो बॉन्डिंग है अपने दादा या दादी के साथ वो कैसा है, और कोई ऐसी मेमोरी है आपकी जिसको आप स्पेशली बहुत याद करते हो उनकी। जैसे मेरी एक छोटी सी मेमोरी है अपने दादाजी के साथ, अपनी अम्मा के साथ भी है, बड़ी मम्मी बोलते थे हम उनको। तो हमारी बड़ी सारी मेमोरीज हैं ऐसी, कई सारी। उन सारी मेमोरीज को जो है ना वो याद करता हूं मैं बहुत। जैसे उनमें से एक मेमोरी थी कि हमारे दादाजी जो थी, हमको, हम बहुत सारी जॉइंट फैमिली में रहते थे, बहुत सारे पोता पोती थे उनके। तो पहले एक कंधे, बहुत ही मोटे से थे मेरे दादाजी, है ना, मजबूत मोटे से, और खूब हंसा करते थे। वॉज वेरी फनी। इतने फनी थे कि उनके बारे में मशहूर थी बात गांव में कि अगर कहीं आपको 4-5 लोग बैठे हुए दिख रहे हो और सब एक साथ हंस रहे हो अगर, तो समझ लेना वहां पे भाई ये सो एंड सो बंदा था।
मेरे दादाजी वहां पर बोलते थे कि ये वहां पे ये बैठा होगा भाई, तभी लोग हंस रहे होंगे सब। तो मतलब ही हैड सच क्वालिटी ऑफ बीइंग फनी, हंसी मजाक की आदत जैसे होती है ना कई लोगों की, और जहां भी बैठते थे वहां हंसी मजाक ठट्टा करते रहते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ मोटे थे और मजबूत, बिल्कुल 6 फुटिया। तो हमको लेके जाते थे, एक कंधे पे मेरे को बैठा लेते थे, एक कंधे पे मेरे कजन को बैठा लेते थे, फिर एक गोदी में मेरी बहन को पकड़ लेते थे, दूसरे हाथ में दूसरी बहन को पकड़ लेते थे, कजन को पकड़ लेते थे, राइट। ऐसे मजबूत से थे वो, खेत में लेके जाते थे हमको, गांव देहात खेत में, किसान थे दादाजी मेरे बाय द वे, ठीक है। तो ऐसे लेके जाया करते थे हम सबको। ऐसे ही मेरी दादी माँ जो थी अक्सर खेत में आया करती थी कभी कभी खाना देने के लिए, फिर खेती उन्होंने बंद कर दी, घर पे रहने लगे। उसके बाद दादी माँ जो है वो बड़ी बहुत ही लाड किया करती थी मेरे को, अनंत प्यार था दादी माँ के मन में, मान सकते हो आप। तो उनके कुछ एंड टाइम पे हुआ जो कि मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में जब हम लेसन को खत्म कर रहे होंगे, काफी रिलेटेबल बात है। बट अगर कोई ऐसी मेमोरी आपकी भी है तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए, बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर अकम्पनी द नरेटर टू स्कूल? दादी माँ नरेटर के साथ स्कूल क्यों जाया करती थी? जो फर्स्ट पार्ट था इनका उसमें क्यों स्कूल जाया करती थी वो बताइए, बताइए बताइए बताइए। सर नोट्स कैसे बनाने दिखा दूं? अभी दिखाता हूं तुरंत, है ना। 2 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर एंड करते हैं। चलिए, ओके। क्यों जाया करती थी भाई दादी माँ? बिकॉज शी वांटेड टू स्पेंड टाइम विद देम, बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू टेंपल वेयर शी कुड रीड स्क्रिप्चर्स। करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? बड़े सिंपली, बड़े क्लियरली ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट चेंज द नरेटर्स रूटीन आफ्टर मूविंग टू द सिटी? सिटी मूव कर जाने के बाद नरेटर का जो रूटीन है उसमें क्या बदला? सिटी मूव कर जाने के बाद नरेटर के रूटीन में क्या बदला, बताइए। He stopped going to school. His friends stopped accompanying him to school. He started attending an English school. His parents started waking him up. बताइए, इजी बिल्कुल ये भी। अगेन करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन सी, वो अब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था, है ना। सिटी का स्कूल जो था उसमें मोटर बस के अंदर। अरे इसमें कैसे गड़बड़ करी तुम लोगों ने यार? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में अक्सर। क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंडमदर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द नरेटर्स एजुकेशन चेंज ओवर टाइम? कैसे जो दादी माँ का एटीट्यूड था वो बदल गया था नरेटर के एजुकेशन के प्रति ओवर टाइम, कुछ समय के अंदर, है ना। जैसे पहले साथ में रहा करते थे गांव में, फिर उसके बाद शहर में गए, तो उस दौरान बताया गया ना कि जो दादी माँ का एटीट्यूड था इसके एजुकेशन के लिए वो थोड़ा बदल गया, क्यों? व्हाट वाज द रीजन, बताइए। Option A, she became more involved and supportive. Option B, she remained indifferent. Option C, she became proud of his accomplishments. She became disapproving and distant. बताइए। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन डी, she became disapproving and distant. हुआ क्या कि दादी माँ जो थी उनकी पढ़ाई के बारे में जब पता चला उसको कि क्या क्या पढ़ता है वो, तो दादी माँ को सही नहीं लगा, डिसअप्रूविंग लगा वो उनको, मतलब वो अग्री नहीं करा उससे, एक्सेप्ट नहीं कर पाई उसको, और इसलिए वो इमोशनली डिस्टेंट हो गई, फिर उससे कम कर दी, बातचीत करनी शुरू कर दी अपने पोते से, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ यू गॉट इट राइट। चलिए, विद दिस हम करते हैं एंड। और भी क्वेश्चंस है मेरे पास, लेकिन आप लोग क्योंकि बोल रहे हो नोट्स दिखाने के लिए, तो ये रहे बच्चा पार्टी नोट्स इस चैप्टर के। देखो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल नोट्स दिए। जैसे पहला पोर्शन था ऑथर्स रेमिनिस्सेंस ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, सबसे पहला पोर्शन जो आपने लेसन का देखा याद करो, उसमें क्या था? सबसे पहले ऑथर बताता है अपने दादी माँ के बारे में, बताता है दादी माँ कैसे बिहेव करती थी, दादी माँ कैसी दिखती थी, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, वो कितनी प्योर, कितनी कंटेंटेड, कितनी पीसफुल लगती थी, है ना। विंटर लैंडस्केप से कंपेयर करता है वो, और दादी माँ दादाजी का भी डिस्क्रिप्शन देता है, दादा